ठाकुर दिग्विजय सिंह का पूरी ग्राम पंचायत में काफ़ी इज्जत और काफ़ी रुतबा है। वह अपने इलाके के जाने माने रईस थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह के परिवार में ठाकुर दिग्विजय सिंह, उनका छोटा भाई रणविजय सिंह जिसने अभी तक शादी नहीं की थी, और ठाकुर दिग्विजय सिंह की पत्नी मैना देवी और उनका इकलौता बेटा वीर प्रताप सिंह था। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनका छोटा भाई रणविजय सिंह दोनों ही बड़े रंगीले मिजाज के थे। घर से बाहर उनके कई औरतों के साथ नाजायज रिश्ते थे। उनका इकलौता बेटा वीर प्रताप सिंह तो उनसे सवा सेर था। वह भी अपने पिता और चाचा की तरह रंगीले मिजाज का ही था। अगर किसी लड़की पर वीर प्रताप सिंह की नज़र पड़ जाती तो वह उस लड़की को हासिल करके रहता था। सारा गांव उनकी इस हरकत को जानता था, लेकिन उनके डर की वजह से किसी की उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह की पत्नी मैना देवी उन सब की करतूतों के बारे में भली भांति जानती थी, लेकिन बेचारी जहर का घूंट पीकर रह जाती थी। मैना देवी एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। वह अपने पति और देवर की डर की वजह से उनसे तो कुछ कह नहीं पाती थी, पर वह अपने बेटे को समझाने का प्रयास करती। वीर प्रताप सिंह को सभी घर वाले प्यार से वीर कहते थे। नरेश वीर प्रताप सिंह का सबसे अच्छा और गहरा मित्र था। वह उसके पिता के मुनीम जगजीवन राम का बेटा था। वीर और नरेश साथ साथ खेल कूद और पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। नरेश भी वीर की ही तरह रंगीले मिजाज का था। इस कारण नरेश और वीर में अच्छी पटती थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह को पूरी ग्राम पंचायत में हर मुकाबले में बराबर की टक्कर देने वाला था तो वह था चौधरी सुमेर सिंह। चौधरी सुमेर सिंह भी दिग्विजय के ही गांव का था। वह भी दिग्विजय की तरह अपने इलाके के जाने माने रईस थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह और चौधरी सुमेर सिंह के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे के खानदानी दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को देखकर फूटी आंख न सुहाते थे। उनकी दुश्मनी सरपंच के चुनाव के वक्त और भी भयानक रूप धारण कर लेती थी। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते थे। दोनों पक्षों की इस लड़ाई में बलि का बकरा गांव वालों को बनना पड़ता था। अगर एक पक्ष का सरपंच बनता तो वह दूसरे पक्ष के लोगों को काफ़ी परेशान करता था। एक बार वीर शहर से वापस अपने गांव आ रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की ने हाथ के इशारे से उन्हें गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही वीर ने उनके सामने जाकर गाड़ी रोकी तो वह उस लड़की को देखते ही रह गया। वह लड़की ऐसे लग रही थी जैसे इंद्रलोक से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। तब उस लड़की को देखकर वीर अपनी सुध बुध खो बैठा। उस लड़की की आवाज़ सुनकर वीर अपने ख्यालों से बाहर आया। उस लड़की ने कहा कि क्या आप मुझे स्कूल के सामने छोड़ देंगे? मैं वहीं रहती हूँ। किसी काम से गांव से शहर आना पड़ा था और मुझे कोई ऑटो नहीं मिला। रात भी होने वाली है और मेरे पास जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है, तो क्या प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देंगे? यह सुनकर वीर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बैठ जाओ। यह कहकर वीर ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीर सारे रास्ते उसको ही देखते आया। वीर उस लड़की से पूछने लगा कि वह अकेले रहती है क्या? तब उस लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैं वहाँ अकेले रहती हूँ। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मेरी नियुक्ति अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ के सरकारी स्कूल में हुई है। मैं वहाँ पास के ही मकान में किराए पर कमरा लेकर रहती हूँ। तो वीर बोला, आपको वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? तब यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वीर ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। वो लड़की हैरानी से वीर की तरफ देखने लगी। तब यह देखकर वीर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वो मेरा मतलब यह था कि आप यहाँ नई हो और किसी को जानती भी नहीं हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं गांव के सरपंच दिग्विजय सिंह का बेटा वीर प्रताप सिंह हूँ। मुझे प्यार से सब वीर कहते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम रूपवती है, लेकिन प्यार से सब मुझे रूपा कहते हैं। आपकी ही तरह बहुत प्यारा नाम है आपका, वीर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर रूपा मुस्कुरा दी। तभी रूपा बोली, रोको रोको, स्कूल आ गया, मुझे यहीं उतरना है। यह सुनकर वीर ने अपनी गाड़ी रोक दी और उसे उतार दिया। उतरते समय रूपा वीर से मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो इसी गांव में रहते हैं, मिलना मिलाना तो होता रहेगा। यह सुनकर वीर हंसते हुए बोला,
मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, फिर कभी मिलेंगे, अभी चलता हूँ। यह कहकर वीर वहाँ से चल दिया। रूपा से मिलने के बाद वीर पर उसकी खूबसूरती का ऐसा नशा छा गया था कि वीर को अब उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर वक्त बस रूपा ही रूपा दिखाई देती। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? यह सुनकर वीर बोला, हाँ माँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो उसकी माँ बोली, तो फिर क्या बात है बेटा, तुम आज खोए खोए हो? यह सुनकर वीर बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा सिर में दर्द था। तो उसकी माँ बोली, लाओ बेटा मैं दबा देती हूँ। वीर ने कहा, नहीं माँ, वह मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। सारी रात वीर रूपा के बारे में ही सोचता रहा। वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल पहुंच गया। वहां रूपा को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। रूपा आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वीर को देखकर रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वीर प्रताप सिंह जी, आप यहाँ? तब वीर ने कहा, हाँ, वह बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन हुआ इसलिए चला आया। वैसे तुम मुझे वीर प्रताप सिंह ना कहकर वीर कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। यह सुनकर रूपा बोली, लेकिन यह तो तुम्हारे घर वाले कहते हैं। तो वीर बोला कि हाँ, लेकिन तुम भी मुझे वीर कह सकती हो। यह सुनकर रूपा बोली, लेकिन एक शर्त पर। तब वीर बोला, कौन सी शर्त? तो रूपा हंसते हुए बोली, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। वीर तो कब से इसी इंतजार में था कि कब वह रूपा से दोस्ती करे, लेकिन रूपा ने ही खुद आगे से दोस्ती की पहल कर दी। यह सुनकर वीर को काफ़ी खुशी हुई। वह बोला, हाँ क्यों नहीं, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तुम अपनी हर प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो। यह सुनकर रूपा बोली कि आप जैसा दोस्त पाकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब रूपा और वीर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों अपना खाली टाइम एक दूसरे के साथ बातें करने में, घूमने फिरने में बिताते थे। नरेश भी वीर के साथ साथ रूपा से काफ़ी घुल मिल गया था और उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन वीर ने रूपा से अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रूपा के सामने रखा। यह सुनकर रूपा चुप हो गई और कुछ देर चुप रहकर वह बोली, वीर तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। तो वीर ने हैरानी से रूपा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्यों? तो रूपा ने उदास होते हुए कहा, वीर तुम ऊंचे खानदान से हो और काफ़ी रईस हो, मैं अनाथ हूँ और काफ़ी गरीब हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मुझसे शादी करने पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को काफ़ी बेइज्जती और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे, तुम्हें मुझसे भी काफ़ी अच्छी और अच्छे खानदान की लड़की मिल जाएगी। यह सुनकर वीर बोला कि रूपा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। यह कहकर वीर चला गया। घर जाकर वीर ने सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। पहले तो यह सुनकर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह काफ़ी गुस्सा हुए और बोले कि तू उस मास्टरनी के साथ तेरा जी चाहे जितना उतना उससे खेल ले, लेकिन उस मास्टरनी को कभी हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। तो वीर बोला, लेकिन मैं सिर्फ रूपा से ही शादी करूंगा। फिर मैना देवी के समझाने पर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह वीर की शादी रूपा से करवाने पर मान गए और हाँ कर दी। यह सुनकर वीर वहाँ से खुश होता हुआ अपने कमरे में चला गया। दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह की रूपा से वीर की शादी करवाने के पीछे भी एक मकसद छुपा हुआ था। वो लोग रूपा जैसी अनाथ लड़की की शादी वीर से करवा कर लोगों की सहानुभूति अर्जित कर जीत हासिल करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह ने योजना तैयार की कि चुनाव से पहले वीर और रूपा की शादी करवा देंगे, जिससे सरपंच के चुनाव में जीतने में उन्हें आसानी होगी। फिर वो मौका देखकर रूपा को मौत के घाट उतार देंगे और कुछ दिन बाद किसी ऊंचे खानदान की रईस लड़की से वीर की शादी करवा देंगे, जिससे लोगों को उन पर शक भी नहीं होगा। रूपा उनके लिए चुनाव जीतने का एकमात्र मोहरा थी। वहीं वीर को रूपा के दिल से नहीं, रूपा की खूबसूरती से प्यार था। वह रूपा को हासिल करना चाहता था। उसके लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मतलब सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति करना था। जब वीर ने अपनी शादी वाली बात रूपा को जाकर बताई तो रूपा को बहुत खुशी हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। उसे दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह के गंदे इरादों का पता नहीं था।
दूसरे दिन वीर रूपा को लेकर अपने घर वालों से मिलवाने अपने घर गया। रूपा को देखकर वीर की माँ मैना देवी बहुत खुश हुई। वह एकटक रूपा को ही निहारे जा रही थी और बार बार उसकी बलैया ले रही थी। रूपा की खूबसूरती को देखकर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह भी हैरान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे रूपा इंद्रलोक से आई हुई कोई साक्षात अप्सरा हो। वीर के सभी घर वालों से मिलकर रूपा को काफी खुशी हुई। वहीं वीर की माँ मैना से मिलकर रूपा को एक माँ की कमी का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब मैना ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तो रूपा ने कहा, आंटी आज तुम्हें देखकर मेरी माँ की याद आ गई। तो मैना ने कहा कि आज से अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं तेरी माँ हूँ और आज के बाद मुझे अपनी बेटी भी कहकर मत बुलाना। यह सुनकर रूपा मैने के गले लग गई। वहीं ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अगले ही दिन पूरी ग्राम पंचायत के सामने अपने बेटे वीर और रूपा की शादी का ऐलान कर दिया। सब लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित थे कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने इतने रईस होने के बावजूद अपने इकलौते बेटे का रिश्ता एक अनाथ और गरीब लड़की से कैसे कर लिया। सब लोग ठाकुर साहब के बड़प्पन की तारीफ कर रहे थे। जब यह बात चौधरी सुमेर सिंह को पता चली तो उसे ठाकुर दिग्विजय सिंह पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि चुनाव जीतने की यह ठाकुर दिग्विजय सिंह की कोई नई चाल है। चौधरी सुमेर सिंह ने मन में सोच लिया था कि वह ठाकुर दिग्विजय सिंह की इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगा। ग्राम पंचायत के सामने ऐलान करने के 2 दिन बाद रूपा और वीर की सगाई का मुहूर्त रखा गया। सभी गांव वालों को आमंत्रित किया गया। सब लोग बड़े हैरान और खुश थे, क्योंकि इससे पहले कभी भी उन लोगों को ठाकुर दिग्विजय सिंह तथा चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ से कभी भी कोई भोजन का आमंत्रण नहीं आया था। वहीं ठाकुर दिग्विजय सिंह ने चौधरी सुमेर सिंह को भी सगाई में आने का आमंत्रण भेजा था। तब आमंत्रण पाकर चौधरी सुमेर सिंह को काफ़ी हैरानी और गुस्सा आया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि ठाकुर दिग्विजय सिंह और लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन चौधरी सुमेर सिंह को ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वह नहीं जाता तो लोगों के सामने उसकी काफ़ी बदनामी होती। न चाहते हुए भी चौधरी सुमेर सिंह को ठाकुर दिग्विजय सिंह के यहाँ जाने का मन बनाना पड़ा। रूपा और वीर की सगाई के दिन घर में काफ़ी चहल पहल थी। चारों तरफ सजावट हो चुकी थी। मेहमानों का आगमन भी शुरू हो गया था। वहीं मैना देवी अपने इकलौते बेटे की सगाई को लेकर काफ़ी खुश थी। वह दौड़ दौड़ कर सगाई के कार्यों में हिस्सा ले रही थी। वहीं चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे अमर सिंह के साथ सगाई में पहुंच गया। तो सगाई में ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने खास मेहमानों के लिए खास व्यवस्था की थी। लोगों के मनोरंजन के लिए पास के ही कबीले से नचनियाँ आई थीं। गांव के पास ही एक सपेरों का कबीला था, जहां सपेरे नाग पकड़ने, बेचने और उनका जहर निकालने का काम करते थे। वहीं उनकी औरतें गांव में होने वाले किसी फंक्शन में नाचने गाने का कार्य करती थीं। सारे गांव वाले सपोरों की औरतें और लड़कियों को नचनिया कहकर बुलाते थे और सपेरे के कबीले को नचनियाओं का कबीला भी कहा जाता था। यह औरतें गांव में फंक्शन में नाच गाकर उससे मिली आमदनी से अपना गुजारा करती। वहीं गांव के बड़े लोग उन गरीब नचनियों को ही किसी फंक्शन में नचाने के बहाने उनके साथ छेड़छाड़ और उनका शारीरिक शोषण करते थे। बिजली नाम की नचनिया के सभी गांव वाले दीवाने थे। उसके डांस को देखकर सभी अपने दांतों तले उंगली दबा लेते थे। आज भी ठाकुर दिग्विजय सिंह ने और नचनियाओं के साथ बिजली को स्पेशल रूप से आमंत्रित किया था। बिजली देखने में काफ़ी खूबसूरत और नशीली अदाओं की मालकिन थी। ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने लजीज खाने के साथ नचनियाओं के डांस का भी भरपूर आनंद लिया। सभी गांव वाले ठाकुर दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। सभी बहुत खुश थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उसका मकसद ही तो सभी गांव वालों के सामने अपने आप को बड़े दिखाना था। चौधरी सुमेर सिंह यह देखकर मन ही मन जल भून रहे थे। वहीं पूरी ग्राम पंचायत के सामने रूपा और वीर की मुहूर्त के अनुसार विधि विधान से अच्छे से सगाई हो गई थी। शादी का मुहूर्त सगाई से 2 महीने बाद यानी चुनाव से 10 दिन पहले रखा गया था। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने गांव वालों के सामने चौधरी सुमेर सिंह के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया और सम्मान से उन्हें अपने गले लगाया। सभी गांव वाले ठाकुर दिग्विजय सिंह के इस बड़प्पन की तारीफ कर रहे थे।
वहीं चौधरी सुमेर सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाल को भली भांति समझ रहे थे। फिर सगाई की रस्म होने के बाद और खान पान की व्यवस्था होने के बाद चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे के साथ घर आ गए। वह काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वहाँ सबके सामने उसे गले लगाकर दिग्विजय सिंह ने सभी लोगों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। वह मन ही मन सोच रहे थे कि वह ठाकुर दिग्विजय सिंह से अपना बदला जरूर लेंगे, उसकी चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वीर और रूपा की सगाई के 2 दिन बाद चौधरी सुमेर सिंह के पोते का जन्मदिन था। चौधरी सुमेर सिंह ने सभी गांव वाले को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया था। गांव वालों के साथ चौधरी सुमेर सिंह ने ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके परिवार को भी आमंत्रित किया था। वही आमंत्रण पत्र ठाकुर दिग्विजय सिंह और ठाकुर रणविजय सिंह दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चौधरी सुमेर सिंह ऐसा कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा जिससे वह गांव वालों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखा सके। चौधरी सुमेर सिंह ने भी गांव वालों के लिए लजीज खाने के साथ साथ बिजली नचनिया को और नचनियाओं के साथ मनोरंजन के लिए बुलाया था। चौधरी सुमेर सिंह ने सभी गांव वालों को अपने गले लगाया और सबका काफ़ी मान सम्मान किया और गांव के गरीब लोगों की सहायता करने का आश्वासन दिया। तब चौधरी सुमेर सिंह का गांव वालों के प्रति यह सम्मान और प्यार मात्र एक दिखावा था जो वह दिग्विजय सिंह से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे थे। वहीं ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपने भाई रणविजय सिंह और अपनी पत्नी, बेटे और रूपा के साथ चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ फंक्शन में हिस्सा लिया। जब चौधरी सुमेर सिंह के यहाँ प्रोग्राम में से ठाकुर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह दोनों एक ही गाड़ी में वापस घर लौट रहे थे। वीर, रूपा और मैना दूसरी गाड़ी से घर लौट रहे थे। रास्ते में दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी एक सड़क के पास ही एक चट्टान से जा टकराई और नीचे खाई में गिर गई, जिससे ठाकुर रणविजय सिंह की खाई में गिरने से मौत हो गई और ठाकुर दिग्विजय सिंह एक पेड़ से लटक जाने से काफ़ी घायल हो गए। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान ठाकुर दिग्विजय सिंह का एक पैर और एक हाथ काफ़ी जख्मी हो जाने की वजह से काटना पड़ा। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे वीर से पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर उन दोनों ने चौधरी सुमेर सिंह पर गाड़ी के ब्रेक फेल करने और उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया। ठाकुर दिग्विजय सिंह और वीर के बयान के मुताबिक पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह को हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन चौधरी सुमेर सिंह ने ठाकुर दिग्विजय सिंह और वीर के आरोपों को गलत करार दिया। उसने कहा कि उसे ठाकुर दिग्विजय सिंह की गाड़ी के ब्रेक फेल होने से कोई लेना देना नहीं है। उसे नहीं मालूम कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे हुए, वह तो खुद ही इस बात से काफ़ी अचंभित है। चौधरी सुमेर सिंह के खिलाफ बिना कोई सबूत के कारण पुलिस ने उसे जमानत पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। ठाकुर दिग्विजय सिंह अब अपाहिज हो चुके थे। वह बैसाखी के सहारे इधर उधर चल सकते थे। उसका नहाना धोना खाना पीना सब उसकी पत्नी मैना ही करवाती थी, क्योंकि उनका जो हाथ सही सलामत बचा था वह उल्टा था, जिससे वह कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। वहीं अपने भाई ठाकुर रणविजय सिंह की मौत से ठाकुर दिग्विजय सिंह काफ़ी टूट गए थे। उसकी मौत के बाद और अपनी इस हालत के बाद उसने रूपा और वीर की शादी की तारीख आगे खिसका दी थी। इस घटना के घटित होने से सभी ग्राम पंचायत के लोगों की सहानुभूति ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ थी। गांव वालों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस घटना के पीछे जरूर ही चौधरी सुमेर सिंह का हाथ है। घटना को 2 महीने हो गए और सरपंच के चुनाव का दिन आ गया। सभी गांव वालों ने ठाकुर दिग्विजय सिंह के मत में अपना वोट दिया। ठाकुर दिग्विजय सिंह की भारी मतों से जीत हुई, लेकिन ठाकुर दिग्विजय सिंह को इस जीत की जरा भी खुशी नहीं थी। जिस जीत के जश्न को ठाकुर दिग्विजय सिंह बड़े होश उल्लास में मनाते थे, आज उस जीत की उन्हें जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि आज उसकी इस हालत के साथ उसका छोटा भाई रणविजय सिंह भी उसके साथ नहीं था। सरपंच के चुनाव की जीत के 2 दिन बाद ही एक दिन खेत में प्रातःकाल जल्दी शौच करने गए गांव के किसी आदमी ने गांव में आकर खेत में नरेश की लाश पड़ी होने की सूचना दी। तब यह सुनकर नरेश के पिता जगजीवन के साथ साथ वीर और गांव वाले उस खेत की तरफ दौड़ पड़े। वहीं नरेश की लाश गांव के पास एक खेत में पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात में ही उसके सिर पर एक जोरदार पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी हो।
नरेश लहूलुहान अवस्था में मारा पड़ा था। सभी नरेश की लाश को देखकर काफ़ी दुखी और हैरान थे। नरेश के पिता जगजीवन राम अपने बेटे की लाश को देखकर उसे लिपटे पड़े रो रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत के बाद नरेश ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। सभी यह सोच रहे थे कि नरेश आखिर में रात को क्या करने यहाँ आया होगा। अचानक नरेश की मौत होने से सभी गांव वाले बहुत दुखी थे। सब यह मान रहे थे कि नरेश की मौत के पीछे भी जरूर चौधरी सुमेर सिंह का ही हाथ है। शायद चुनाव की हार बर्दाश्त न करने के कारण चौधरी सुमेर सिंह ने गुस्से में नरेश की हत्या कर दी होगी। वहीं किसी ने पुलिस को फ़ोन कर यह सूचना दे दी। तब पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई और नरेश की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर शक के आधार पर चौधरी सुमेर सिंह और उनके बेटे अमर सिंह को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। तब उनसे कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन इस बार भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वह दोनों बाप बेटे नरेश की हत्या से साफ मुकर गए। उन्होंने कहा उन्हें नहीं मालूम कि नरेश की हत्या कैसे हुई। चौधरी सुमेर सिंह ने कहा कि तुम लोगों को यह लगता है ना कि चुनाव में हार जाने के कारण गुस्से से मैंने उसकी हत्या करवा दी होगी, तो यह सरासर गलत है। माना कि मुझे चुनाव में हार जाने का काफ़ी दुख था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि मैं इस गुस्से में किसी भी आदमी की जान ले लूँ। पिछली बार भी मैं सरपंच के चुनाव में हार गया था, तब तो मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली, तो फिर अब क्यों लूँगा? जरूर कोई मेरी पीठ पीछे मुझे बदनाम करने के लिए यह सब कर रहा है। तब पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत हासिल नहीं कर पाई। पुलिस ने यह चेतावनी देकर उन दोनों को छोड़ दिया कि पुलिस की नज़र उन दोनों पर हमेशा रहेगी, इसलिए कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। वहीं ठाकुर दिग्विजय सिंह को लग रहा था कि नरेश की हत्या के पीछे भी जरूर चौधरी सुमेर सिंह का ही हाथ है। यह सोचकर ठाकुर दिग्विजय सिंह बहुत गुस्से में था। वहीं वीर अपने सबसे करीबी दोस्त नरेश की हत्या हो जाने के कारण काफ़ी टूट चुका था। तब उसे दुखी देखकर रूपा ने उसे संभालने की कोशिश की, उसे हिम्मत दी। वहीं पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो पुलिस ने काफ़ी जांच पड़ताल की, काफ़ी छानबीन और पूछताछ की, लेकिन वह इस कातिल का पता नहीं लगा पाई जिसने ठाकुर रणविजय की हत्या की और ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपाहिज बना दिया और अब नरेश की भी हत्या की। लोगों के साथ साथ पुलिस भी काफ़ी परेशान थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब के पीछे किसी का क्या मकसद है। नरेश की मौत के बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह ने वीर और रूपा की शादी की तारीख और ज़्यादा आगे खिसका दी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे माहौल में शादी करना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी नरेश की हत्या के बाद उसे अब वीर की ज़्यादा चिंता थी। क्या पता कि उसका वह कातिल दुश्मन अब वीर को ही निशाना बना ले। इसलिए उसने फिलहाल वीर और रूपा की शादी का विचार टाल दिया। वहीं वीर रूपा के साथ अपनी शादी आगे टल जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। माना कि उसे अपने चाचा और नरेश की मौत का दुख था, लेकिन उससे ज़्यादा दुख उसे रूपा से अपने आप को दूर रखने में हो रहा था। अब उसे रूपा को पा लेने का बेसब्री से इंतजार था। अब वह जल्द से जल्द रूपा को हासिल कर लेना चाहता था। तब वीर ने अपने पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह से अपने और रूपा की शादी अभी करने की बात की। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर वीर को काफ़ी दुख हुआ। जब वीर को कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने रूपा को हासिल करने का एक नया तरीका सोचा। उसका मानना था कि शादी तो तब होगी जब होगी, लेकिन अब वह रूपा से और दूर नहीं रह सकता। ऐसे में एक दिन जब ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी मैना के साथ अपने लिए अस्पताल दवा लेने गए थे, तो वीर ने पीछे से सभी नौकरों की छुट्टी कर दी और अच्छा मौका जानकर रूपा को अपने घर बुला लिया, जिससे वह अकेले में रूपा के साथ अपने मन की इच्छा पूरी कर सके। उस वक्त घर में रूपा और वीर के सिवाय कोई नहीं था। तभी अचानक घर में आग लग गई। तो आग को देखकर घर के अंदर से ही वीर और रूपा की अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। यह देखकर सभी गांव वाले एकत्रित हो गए। सभी अपने घरों से पानी ला ला कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग रुकने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। आग ने भयानक रूप धारण कर लिया था। तब रूपा तो घर के अंदर से जैसे तैसे भागकर बाहर आ गई। उसे छोटी मोटी ही चोटें आईं। वह रोते हुए लोगों से बार बार वीर को बचाने की गुहार लगा रही थी,
जब ठाकुर दिग्विजय सिंह और मैना घर आए तो अपने घर में आग लगी देखकर वह घबरा गए। तब किसी ने ठाकुर दिग्विजय सिंह से कहा, मालिक, वीर मालिक अंदर हैं। यह सुनकर मैना जोर जोर से रोने लगी। ठाकुर दिग्विजय सिंह भी घबरा गए। वहीं मैना रोते चिल्लाते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए आग की तरफ भागने लगी तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। तब किसी ने भीड़ में से आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ी और पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब तक दमकल गाड़ी और पुलिस पहुंची तब तक पूरा घर आग से जल चुका था। आग में जलकर वीर की मौत हो चुकी थी। यह सब देखकर गांव के सब लोग काफ़ी दुखी हो गए। वहीं मैना दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। सबकी आंखों में आंसू थे। तब अपने बेटे की इस तरह अचानक मौत हो जाने से मैना सदमे में चली गई और पागल हो गई। ठाकुर दिग्विजय सिंह अपना सब कुछ बर्बाद हुआ देखकर काफ़ी सदमे में थे। आग से पूरा घर और वीर पूरी तरह जल चुके थे। पुलिस को वीर की पूरी तरह जली हुई लाश मिली। तब गांव के लोग ठाकुर दिग्विजय सिंह को हिम्मत दे रहे थे और मैना देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में मैना देवी के साथ रूपा थी। वह मैना देवी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैना देवी अपने बेटे की मौत से पूरी तरह सदमे में जा चुकी थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह का अपने परिवार के साथ अपना घर बार सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वे पागलों की तरह पुलिस से उनकी लापरवाही के लिए गाली दे रहे थे। वह रो रो कर पुलिस से गाली देते हुए कह रहे थे कि अगर उन्होंने सख्त कार्रवाई की होती और उस कातिल को पकड़ लिया होता तो आज उसका बेटा जिंदा होता। सभी लोग ठाकुर साहब की यह हालत देखकर बहुत दुखी थे। वहीं तब नरेश के पिता जगजीवन राम ठाकुर साहब को अपने घर ले गए। वह ठाकुर साहब का दर्द अच्छे से समझ सकते थे। इस बार भी पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह और उनके बेटे को शक के आधार पर हिरासत में लिया और बिना उनके खिलाफ कोई सबूत मिले उन्हें पूछताछ में ही छोड़ दिया। पुलिस ने वीर की मौत के बाद रूपा से इस मामले में पूछताछ की तो रूपा ने बताया कि वीर ने उसे घर पर किसी जरूरी काम से मिलने बुलाया। वह दोनों बैठकर आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक घर के पिछवाड़े में से कुछ जलने की बू आने लगी। जब वह लोग मकान का पिछला गेट खोलकर पिछवाड़े में गए तो घर में पिछवाड़े में आग लगी हुई थी और धीरे धीरे आग पूरे घर में फैलने लगी। यह देखकर वह दोनों घबरा गए और इससे पहले वो लोग बाहर जाकर कुछ कर पाते आग पूरे घर में फैल चुकी थी। रूपा रोते हुए कहने लगी कि मैं और वीर अपने आप को बचाने के लिए घर में से बाहर भागने लगे। यह कहते हुए रूपा फूट फूट कर रोने लग गई और बोली, हम दोनों को उस समय बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब भागते हुए हम मुख्य दरवाजे की तरफ आए, जिसे भी आग ने पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन वहीं घर से निकलने का रास्ता था, क्योंकि पिछवाड़े में जो दरवाज़ा था वह तो आग में जलकर खाक हो चुका था। तब मैं तो जैसे तैसे घर से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वीर निकलने लगा तभी घर में से एक जलती हुई चीज़ कोई वीर के ऊपर आ गिरी, जिससे वीर के कपड़ों में आग लग गई और आग की लपटों ने वीर को पूरी तरह घेर लिया। तब रूपा से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था कि घर के पिछवाड़े में आग कैसे लगी। वहीं पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह घटना पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। मीडिया कर्मी पुलिस से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। अब पुलिस को लोगों और मीडिया कर्मी के सवालों का सामना करना भारी पड़ गया था। पुलिस अब जी जान से उस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी उस कातिल को पता नहीं लगा पाई। एक तो पहले ही पुलिस उस कातिल को ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी परेशान थी, ऊपर से मीडिया वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था। तब पुलिस यह सोचकर हैरान थी कि कातिल बड़ा ही शातिर दिमाग का है, क्योंकि उसने बड़े ही सफाई से 3-3 खून कर दिए और ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपाहिज बनाकर उसका घर बार सब खत्म कर दिया। अब तो सबको यही लग रहा था कि जिसने यह सब कुछ किया है वह बड़ा ही शातिर दिमाग है और चालाक इंसान है, जिसने अपनी कोई जानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया है। लेकिन आखिर यह कौन है, यह कोई समझ नहीं पा रहा था। वहीं अब ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। उसकी पत्नी मैना भी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वहीं अपनी हंसती खेलती दुनिया को इस तरह उजड़ते हुए देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह पूरी तरह टूट चुके थे और फूटी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। वह अब एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे। उनका खून बार बार यह सोचकर खौल उठता कि अगर एक बार वो कातिल उनके हाथ लग जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
उधर मैना देवी अपने बेटे की मौत के बाद कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की उन्हें ठीक करने की और होश में लाने की, लेकिन ला न सके। वह मीडिया कर्मियों के बढ़ते सवालों और लोगों में पुलिस के खिलाफ बढ़ते विद्रोह को देखते हुए पुराने एसपी को हटाकर नए एसपी अशोक सिन्हा को नियुक्त किया गया और इस केस का जिम्मा उनको सौंप दिया गया, क्योंकि अशोक सिन्हा इस तरह के पेचीदा किस्सों को सुलझाने में माहिर थे। तब अशोक सिन्हा ने विस्तार से इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन जगहों का निरीक्षण किया जहां रणबीर सिंह और नरेश ववीर की हत्या हुई थी। इसके साथ ही चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे से भी अशोक सिन्हा ने कड़ी पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ में कोई सुराग नहीं लगा। तब काफ़ी छानबीन के बाद उनके दिमाग में एक सवाल उठा। अब वह अन्य पुलिसकर्मियों की सहायता लिए बगैर इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लग गए। काफ़ी छानबीन और पूछताछ के बाद उसे एक सबूत हाथ लगा और उसने बिना कोई देर किए तुरंत ही अपने साथ के पुलिसकर्मियों को लेकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास पहुंच गए। पहले उनसे काफ़ी पूछताछ की, फिर गांव के लोगों से इस बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही रूपा और वीर के रिश्ते के बारे में भी पूछा। तब गांव वालों से पूछताछ करके धीरे धीरे अशोक सिन्हा का शक यकीन में बदलने लगा। अब सुमेर सिंह, उसके परिवार के साथ पूरे गांव वालों से ठाकुर दिग्विजय सिंह सबसे पूछताछ करने के बाद बची थी सिर्फ रूपा, जिससे अशोक सिन्हा ने पूछताछ नहीं की थी। फिर रूपा से पूछताछ करने के लिए अशोक सिन्हा पुलिस के साथ उसे थाने ले आए। अशोक सिन्हा रूपा से अकेले में पूछताछ करना चाहते थे, इसलिए उसने उसे एक अकेले कमरे में बैठा दिया और उसके सामने ही एक कुर्सी रखकर खुद बैठ गए। फिर अशोक सिन्हा ने रूपा से कड़ी पूछताछ करना शुरू किया। उसने रूपा की तरफ देखते हुए कहा, मिस रूपा जी, हमने सुना है कि आपका और ठाकुर दिग्विजय सिंह के बेटे वीर का विवाह होने वाला था। तब यह सुनकर रूपा बोली, जी हम दोनों की सगाई हो चुकी थी। कुछ दिनों में हमारा विवाह था, उससे पहले ही यह सब कुछ हो गया। तब यह सुनकर अशोक सिन्हा उसकी तरफ देखकर घूरते हुए बोले, अच्छा वैसे मिस रूपा जी आपका पूरा नाम क्या है? तब यह सुनकर रूपा ने जवाब दिया, रूपवती। ये सुनकर अशोक सिन्हा बोले, तो मिस रूपवती जी आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगी? अशोक सिन्हा ने रूपा को घूरते हुए कहा। यह सुनकर रूपा बोली, सर मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में ही पढ़ लिख कर बड़ी हुई हूँ। यह सुनकर अशोक सिन्हा बोले, मिस रूपा जी उर्फ रूपवती, क्या आप इस गांव में इससे पहले भी कभी आई हैं? अशोक सिन्हा ने रूपा को घूरते हुए कहा। यह सुनकर रूपा बोली, नहीं मैं इस गांव में पहले कभी नहीं आई थी। वैसे भी मेरी पढ़ाई लिखी शहर के अनाथालय में हुई, कभी शहर से बाहर जा ही नहीं पाई। इस गांव में मैं भी अपनी इस नियुक्ति के बाद ही पहली बार आई हूँ। तो यह सुनकर अशोक सिन्हा गुस्से में बोले, मिस रूपा जी लेकिन हमें लगता है कि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हैं। आप क्योंकि पहले ही इस गांव में आ चुकी हैं, यही नहीं आप इस सांप के बारे में भी अच्छे से जानती हैं। यह सुनकर रूपा अशोक सिन्हा की तरफ देखते हुए बोली, आप पुलिस वालों को तो कुछ भी लग सकता है। यह सुनकर अशोक सिन्हा बोले, सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी व्यक्ति के बारे में यह सब कुछ तभी लगता है जब हमें उस व्यक्ति की बात को लेकर कोई शक हो। यह सुनकर रूपा गंभीर स्वर से उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जो कुछ भी हुआ है ना उसको लेकर तो आपको हर व्यक्ति पर यकीन है, तो क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति कातिल है? यह सुनकर अशोक सिन्हा बोले, तुम्हारी बात भी सही है, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति शक के कटघरे में खड़ा था। हमने काफ़ी सारी लोगों से बातचीत की, इस बारे में जानने की बहुत कोशिश की। अब अकेली एक आप बची हैं। यह सुनकर रूपा बोली, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं कातिल हूँ? यह सुनकर अशोक सिन्हा बोले, हाँ यह भी हो सकता है। तो यह सुनकर रूपा बोली कि आप यह कैसे कह सकते हैं? तो अशोक सिन्हा जी बोले, देखो मिस रूपा, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। मेरे सामने बैठकर अच्छे अच्छे गुनाहगार भी चाहते हुए भी अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाते, और तुम इतनी सफाई से अपनी सच्चाई छुपाए जा रही हो। अशोक सिन्हा रूपा को घूरते हुए बोले। तब यह सुनकर रूपा बोली, किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? अशोक सिन्हा ने कहा, देखो मिस रूपा, सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में काफ़ी छानबीन और पूछताछ की है। तुम इससे पहले भी इस गांव में आ चुकी हो। क्या तुम बताने का कष्ट करोगी कि तुमने नरेश और रणविजय और वीर का कत्ल क्यों किया?
बताओ रूपा जी, बताओ। तब यह सुनकर रूपा कुछ नहीं बोली, किसी गहरी सोच में डूब गई। यह देखकर अशोक सिन्हा जी बोले, मिस रूपा, आप चुप रहने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई तुम्हें बतानी ही होगी, क्योंकि अब तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। अशोक सिन्हा ने यह कहते हुए जोर से टेबल पर एक मुक्का मारा। यह सुनकर रूपा ने गुस्से में अशोक सिन्हा की तरफ देखा तो अशोक सिन्हा बोले, मिस रूपा, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, इसलिए सच बताना है, सच बताओ। मैं जानता हूँ कि तुमने ज़रूर अपने किसी बदले को पूरा करने के लिए ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है तुम्हारी जो तुम सबसे छुपाए बैठी हो? लेकिन अब तुम उसे नहीं छुपा सकती, तुम्हें सच बताना ही होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया? क्यों बड़ी ही आसानी से इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्यों? अशोक सिन्हा रूपा की तरह चिल्लाते हुए बोले। तब यह सुनकर रूपा गुस्से में अशोक सिन्हा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैंने ही किया है। नरेश, रणविजय और वीर का कत्ल, और उस ठाकुर दिग्विजय भी मेरी वजह से ही अपाहिज हुए हैं। हाँ, मैं ही हूँ इन तीनों की कातिल। यह कहकर रूपा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। यह सुनकर अशोक सिन्हा उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में बोले, क्यों किया तुमने ऐसा? तब यह सुनकर रूपा बोली, आपको सच्चाई जाननी थी ना, तो मैंने भी बता दी आपको सच्चाई। मैंने ही किया है उनका कत्ल, मैंने ही मारा है उनको। लेकिन हर किसी घटना के पीछे एक कहानी छुपी होती है। इस घटना के पीछे भी एक कहानी है, एक सच्ची कहानी, जिसे मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी सारी सच्चाई मैं आपको नहीं बताऊंगी। भरी अदालत में मैं उस ठाकुर दिग्विजय सिंह को जब सब बताऊंगी ना, तब आपको भी सच्चाई पता चल जाएगी। अशोक सिन्हा की तरफ देखते हुए रूपा गुस्से में बोली। तब रूपा की बात सुनकर अशोक सिन्हा बोले, तुम्हारे हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि एक मासूम सी लड़की होकर तुमने इतनी सफाई से इतने कत्ल कर दिए। तुम एक कातिल हो, लेकिन तुम एक ऐसी कातिल नहीं हो जिसने अपनी किसी स्वार्थ के कारण मौत के घाट उतारा है, बल्कि तुमने अपने किसी बदले को पूरा करने के लिए या अपने बदले की भावना को पूरा करने के साथ साथ अपने दिल के सुकून के लिए यह सब कुछ किया है। यह सुनकर रूपा गुस्से में अशोक सिन्हा की तरफ देखते हुए बोली, सही कहा आपने, बड़ा सुकून मिला था उन्हें मौत के घाट उतार कर मुझे। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यह सुनकर अशोक सिन्हा की कुछ समझ में नहीं आया। उसने लेडी कांस्टेबल को बुलाकर रूपा को हिरासत में लेने के लिए कहा और उठकर वहां से चले गए। वहीं रूपा की सच्चाई को जानकर हर कोई हैरान रह गया। गांव वाले तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि एक मासूम सी सीधी सादी दिखने वाली रूपा इतनी भी शातिर दिमाग की हो सकती है। पूरे गांव में हर कोई यह जानने के लिए बेताब था कि आखिर रूपा ने यह क्यों किया। तो कोई कह रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई कह रहा था कि वह हद से ज़्यादा चालाक है। जितने लोग उतनी बातें, लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा ने आखिर कैसे इतनी बेरहमी से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब रूपा को अदालत में जज के सामने पेश किया गया, तब सब लोगों की नज़रें रूपा के ऊपर उठ गईं। वहीं उसे वहां पर आए हुए देखकर ठाकुर दिग्विजय सिंह रूपा को देखकर काफ़ी आग बबूला हो गए। अगर उस समय ठाकुर दिग्विजय सिंह के बस में होता तो वह उठकर अपने ही हाथों से रूपा को मौत के घाट उतार देते, लेकिन अपाहिज होने की वजह से वह अपनी जगह पर से हिल भी नहीं पा रहे थे और गुस्से में तिल मिला रहे थे। वहीं फिर अदालत की कार्यवाही शुरू की गई। रूपा की तरफ से कोई वकील नहीं था, वह अकेली थी। वही ठाकुर दिग्विजय सिंह की तरफ से शहर का सबसे अमीर और जाना माना वकील विवेक शर्मा थे। तब रूपा से जज के द्वारा कहा गया कि वह किसी सरकारी वकील को अपनी तरफ से रख सकती है, लेकिन रूपा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर उसने 3 लोगों का कत्ल किया है तो उसका वकील वह खुद है, अपने होते हुए उसे किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर हर कोई हैरान था। वहीं रूपा के चेहरे पर डर या घबराहट के कोई भाव नहीं थे, जैसे हर मुजरिम के चेहरे पर होते हैं। तब हर कोई यह देखकर हैरान था। ठाकुर दिग्विजय सिंह के वकील विवेक शर्मा ने रूपा को 3 हत्याओं का दोषी करार देते हुए अदालत से रूपा को फांसी देने की अपील की। जज ने रूपा की तरफ देखते हुए कहा कि मिस रूपा, तुमने 3 हत्या की है, तुम्हारे लिए फांसी या उम्र कैद की सजा तो निश्चित है, लेकिन फिर भी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो कहो।
यह सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में रूपा से बोले, अरे डायन, तूने मेरा परिवार, मेरा घर बार सबको बर्बाद कर दिया। डायन भी एक घर छोड़कर शिकार करती है। तुमने तो उस घर को ही नहीं छोड़ा जिस घर ने तुझे अपना स्वीकार किया था। मेरे बेटे ने तुझसे प्यार किया था, तुझसे शादी करनी चाहिए, लेकिन तूने हमारे प्यार के बदले हमें ही डस लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? यह सुनकर रूपा ठाकुर दिग्विजय सिंह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों ठाकुर साहब, आज अपने परिवार और अपने घर वालों को खोकर कितना तड़प रहे हो? आज तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि जब अपना घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो कैसा लगता है? यह कहते हुए रूपा का गला रूंध गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। यह सुनकर जज ने रूपा से कहा, जो कहना है वह साफ साफ कहो, इस तरह पहेलियां बुझाने की कोशिश मत करो। तब रूपा ने गुस्से से कहा, जज साहब, उन तीनों की मौत आपकी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरी नज़र में मैंने उन तीनों को मौत देकर अपने साथ इंसाफ किया है। यह सुनकर जज बोला, इंसाफ करना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। तब यह सुनकर रूपा गुस्से से बोली, जब कानून अंधा बन जाए, सब कुछ देखते हुए भी कुछ न कर पाए, एक इंसान की कठपुतली बनकर रह जाए, तब इंसान को अपने साथ खुद ही इंसाफ करना पड़ता है जज साहब। यह सुनकर जज बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब रूपा बोली, जज साहब, मैंने 3 हत्या की है, जिस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनकी हत्या करके मैंने उन लोगों से अपना बदला लिया है जिन लोगों ने मेरा सुख चैन, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया था। उन लोगों को मारकर मैंने इंसाफ किया है जज साहब, इंसाफ किया है। रूपा गुस्से से चिल्लाती हुई बोली। तब रूपा की बात सुनकर ठाकुर दिग्विजय सिंह गुस्से में कहने लगे, कौन सा बदला? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या किया था मेरे बेटे ने तुम्हारा? रूपा मुस्कुराहट के साथ बोलने लगी, सब पता चल जाएगा आपको ठाकुर साहब, सब पता चलेगा। आपको ये जरूर पता चलेगा कि मैंने आपको और आपके परिवार को आपके किन दुष्कर्मों की सजा दी है, आपके परिवार को क्यों मौत के घाट उतारा है, सब पता चलेगा। क्या है रूपा का अतीत, जिसे सुनकर जज साहब की आंखों से भी आंसू बह निकलेंगे? क्यों रूपा के दिल में ठाकुर साहब के परिवार के लिए इतनी नफरत भरी हुई है? रूपा के साथ ऐसा क्या हुआ है जो एक मासूम लड़की एक आग बन गई है? इन सभी सवालों का जवाब और रूपा की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए देखिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।